दोस्तों, 2012 में एक ऐसी साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बनी थी जिसने उस वक्त दुनिया भर के अखबारों में सनसनी मचा दी थी। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उस मूवी के बारे में जानते थे और उस मूवी का नाम था परफेक्ट नंबर, जो कि एक नॉवेल पर बेस्ड थी। लेकिन कुछ साल पहले तकरीबन कोविड के टाइम पर हमारी तमिल इंडस्ट्री ने भी उस मूवी की रीमेक बनाई थी, जो कि रातों रात सुपरहिट हो गई। पर इसके बीच मुझे एक बात गलत लगी कि हमारे डायरेक्टर्स ने कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री को इसके लिए क्रेडिट नहीं दिया, जबकि पहचानने वाले पहचान गए कि ये मूवी असल में कहां से कॉपी की गई है। तो आज मैं आपके सामने उसी मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1, जो कि 6 साल बाद आज भी बरकरार है। तो चलिए दोस्तों, काफी हाइप बन चुकी है, अब सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत एक लड़की की मौत से होती है, लेकिन इस दौरान उसके आसपास कुछ भी दिखाया नहीं जाता और यहाँ से सीन सीधा प्रभाकरण नाम के आदमी के ऊपर जाता है। हम देखते हैं कि प्रभाकरण एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर खुद का गुनाह कबूल करते हुए सरेंडर कर देता है। अब प्रभाकरण के सरेंडर करते ही DCP कार्तिकेयन को किसी का कॉल आता है, जो उसे प्रभाकरण के सरेंडर की खबर दे देता है। फिर खबर मिलते ही DCP कार्तिकेयन खुद प्रभाकरण से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इसके बाद सीन यहाँ से 44 साल पहले शिफ्ट होता है, जहां हम कम लाइट वाले रूम में प्रभाकरण को देखते हैं। यहाँ वो किसी लड़की की याद में दुखी होकर लेटा होता है, जिसके बाद वो उठकर बिना मन से कॉरिडोर में टहलता है। फिर वापस आकर वो तैयार होता है और घर के मेन डोर पर खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो किसी के आने का वेट कर रहा हो। और तभी इतने में उसे बाहर से एक लड़की की आवाज आती है, जो अपनी माँ को बाय बोलकर कहीं जा रही होती है। अब ये आवाज सुनकर प्रभाकरण एकदम से अपना दरवाजा खोलता है और यही हम देख पाते हैं कि सामने वाले फ्लैट से धरणी नाम की एक लड़की ऑफिस जा रही होती है। फिर प्रभाकरण उसे देखकर मुस्कुराता है और धरणी भी उसे हाय हेलो कहकर स्माइल करके चली जाती है। अब हैरानी की बात यह है कि प्रभाकरण धरणी को फॉलो करने लगता है, यानी वो तैयार होकर उसी के बाहर आने का वेट कर रहा था। वहीं धरणी की फ्रेंड भूमि कैब में उसका इंतजार कर रही होती है, जो प्रभाकरण को धरणी के पीछे आते देख उसे घूरने लगती है। फिर धरणी के कैब में बैठते ही भूमि कहती है, धरणी, इस लड़के का ये रोज का रूटीन हो गया है, ये हमेशा तेरे पीछे आ जाता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए इससे थोड़ा बचकर रहे। लेकिन धरणी उससे हंसकर कहती है कि भूमि, ये बस इत्तेफाक है, हम दोनों के ऑफिस की टाइमिंग एक ही है और हम दोनों भी एक ही फ्लोर पर रहते हैं, इवन एक ही सीढ़ी से नीचे आते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। लेकिन भूमि उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और फिर भी उसे सावधान रहने को कहती है। इसके बाद सीन प्रभाकरण के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जो कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस था और सभी वहां अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तभी प्रभाकरण का बॉस सबसे पूछता है, प्रभाकरण अभी तक क्यों नहीं आया? देखो ऑफिस का टाइम हो गया। तभी एक लड़की जवाब देती है, सर, प्रभाकरण अपनी मर्जी का मालिक है, जब उसका मन करे वो तभी आता है। अब ये सुनकर उसका बॉस बुरी तरह से भड़क जाता है। दूसरी तरफ प्रभाकरण कार में होता है तो उसे किसी का कॉल आता है। अब कॉल पर मौजूद शख्स उसे एक एड्रेस देकर कहता है कि अब मैंने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। प्रभाकरण ये सुनकर हामी भर लेता है और सीधा उसी एड्रेस पर पहुंचता है और थोड़ी छानबीन करता है, लेकिन वो क्या करने आया था यह हमें दिखाया या बताया नहीं जाता। इसके बाद सीन वापस अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां प्रभाकरण और धरणी रोज की तरह एक साथ फ्लैट से निकलते हैं और हाय हेलो करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। अब एक शाम जब धरणी शॉपिंग मॉल में सामान खरीद रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर, जो कि उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और उसे बुरी तरह से घूरे जा रहा था। देखने से लग रहा था कि शायद धरणी उसे जानती है और उसे सामने देखकर वो काफी घबरा जाती है। इसके बाद वो डर के मारे सीधा अपने घर की तरफ भागती है और जल्दी से घर पहुंचकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? तो धरणी उसे बताती है कि माँ, एक आदमी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। तभी अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है और कोई दरवाजा खटखटाता है। ये देखकर अब धरणी और उसकी माँ और भी डर जाती हैं। पर तभी उसकी माँ दरवाजे पर जाकर पूछती है, कौन है? तो बाहर से आवाज आती है, मैं हूँ मैडम, डिलीवरी बॉय। ये सुनकर धरणी की माँ थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और ठीक उसी समय सामने वाले फ्लैट से प्रभाकरण ये आवाज सुनकर चौंक जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर, इसके बाद सीन चेन्नई के आउटर एरिया में शिफ्ट होता है, जहां पुलिस को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है और उस बॉडी के मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
इस बीच डीसीपी कार्तिकेयन और उसकी टीम तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचती है। ये लोग देखते हैं कि वो बॉडी इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। तभी डीसीपी को बॉडी के कपड़ों पर एक टेलर का टैग दिखाई देता है जिसमें हैदराबाद का एड्रेस लिखा होता है। इसलिए अब वो अपनी टीम के ऑफिसर्स को ये ऑर्डर देता है कि आसपास के होटलों में जाकर चेक करो कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो हैदराबाद से आकर यहाँ चेक इन किया हो लेकिन अभी तक उसने चेकआउट ना किया हो। इसके बाद सीन फिर से धरनी और प्रभाकरण के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ प्रभाकरण धरनी की माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। वो उनसे पूछता है, आप दोनों ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो धरनी की माँ बताती है कि बेटा धरनी उस हादसे से बहुत ही डर गई है, गुमसुम ही बैठी है। ये सुनकर प्रभाकरण अब धरनी से बात करता है और उसका हौसला बढ़ाता है कि धरनी बिल्कुल भी डरो मत, बस किसी को कुछ मत बताना और जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करना। इससे धरनी थोड़ा शांत हो जाती है और उसको थैंक यू कहती है। इसके बाद सीन फॉरेंसिक लैब पर शिफ्ट होता है जहां उस लाश का पोस्टमार्टम किया गया था। फिर कंक्लूड करते हुए वो फॉरेंसिक डॉक्टर डीसीपी कार्तिकेयन को बताता है कि पहले इस आदमी को पतली वायर से गला घोंटकर मारा गया है और फिर इसका चेहरा कुचल दिया गया ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके। लेकिन इससे भी ऊपर के सबूत मिटाने के लिए इसकी बॉडी जला दी गई ताकि इसकी जांच भी ठीक से ना हो सके। डॉक्टर कहता है कि इस आदमी का मर्डर 6 फरवरी की रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में हुआ है। तो ये सुनकर डीसीपी उससे आखिरी सवाल पूछता है कि क्या ये अनजाने में हुआ मर्डर हो सकता है? तो डॉक्टर हंसकर कहता है, सर ये पूरी एक्यूरेसी से किया गया प्रोफेशनल मर्डर है और ऐसा अनजाने में होना असंभव है। अनजाने में किया गया होता तो बॉडी के साथ जो कुछ हुआ है वो इतना प्रोफेशनली कोई भी नहीं कर पाता। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कार्तिकेयन की टीम का पुलिस वाला आकर उसको बाहर बुलाता है। फिर बाहर आकर वो उसे बताता है कि सर कि क्राइम सीन वाले एरिया के होटल में एक हैदराबाद वाले आदमी ने चेक इन तो किया था लेकिन अभी तक उसने चेकआउट नहीं किया, इसलिए हमें फौरन वारंट के साथ वहाँ जाना होगा। तो ये सुनकर डीसीपी तुरंत अपनी टीम के साथ उस होटल में पहुँचता है। दूसरी तरफ हम कार के अंदर प्रभाकरण और धरनी को देखते हैं जहाँ धरनी उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभाकरण उससे कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा हूँ। लेकिन धरनी उससे कहती है कि मुझे सरप्राइज पसंद नहीं, इसलिए सीधे सीधे बताओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब इतने में अचानक प्रभाकरण अपना चेहरा घुमाता है तो देखता है कि जिस बगल वाली सीट पर अभी धरनी बैठी थी वो अगले ही सेकंड पर वहाँ नहीं थी। यानी ये सब प्रभाकरण की खुद की इमेजिनेशन थी। उधर डीसीपी कार्तिकेयन होटल पहुँचता है और वहाँ के सीसीटीवी में उस आदमी को तलाशने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस होटल के कैमरे ही काम नहीं कर रहे, जिससे वो वहाँ के स्टाफ पर भड़क जाता है कि तुम्हारी लापरवाही से केस कमजोर हो रहा है। तुम्हें पता भी है एक आदमी का मर्डर हुआ है, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई ना तो तुम लोगों के होटल को भी दिक्कत होगी। इसके बाद वो उस आदमी के कमरे की तलाशी लेता है जो रजिस्टर के हिसाब से हैदराबाद से आया था और साथ ही फॉरेंसिक टीम वहाँ से अपने सैंपल्स कलेक्ट करती है। फिर रिपोर्ट्स आने के बाद डीसीपी फौरन उसे लेकर अपने सीनियर के पास आता है और उन्हें बताता है कि सर कमरे के फिंगरप्रिंट्स और सैंपल्स हैदराबाद के मंत्री के छोटे भाई वामसी से मैच कर रहे हैं। इस पर कमिश्नर पूछता है कि ये वामसी आखिर यहाँ पर क्यों आया था, कुछ पता चला? तो डीसीपी कार्तिकेयन कहता है कि हाँ सर, मुझे वहाँ के लोकल्स से फोन से बात करने पर चेन्नई का एक कनेक्शन मिला है। असल में ये वामसी एक बड़ा स्टॉकर था जो आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। इसके बड़े भाई के घर में एक आदमी काम करता था जिसकी एक दिन अचानक से मौत हो गई। अब उस आदमी की मौत के बाद ये वामसी उसकी लड़की के पीछे पड़ गया, जिससे परेशान होकर वो लड़की और उसकी माँ 2 साल पहले चेन्नई शिफ्ट हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि शायद उस वामसी को इस लड़की के बारे में पता चल गया होगा कि ये चेन्नई में रहती है, इसीलिए ये उसके पीछे यहाँ आया होगा। लेकिन इसी बीच अचानक किसी ने इसको मार दिया। अब वो मारने वाला हैदराबाद का है या फिर यहाँ के किसी आदमी ने उसे मारा है या फिर उस लड़की का ही इस सब में कोई रोल है, यह हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कार्तिकेयन कहता है कि सर उस लड़की का नाम धरनी है, इसलिए हमें फौरन उससे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब ये वामसी उसका पीछा करने आया हो तभी धरनी ने इसका मर्डर कर दिया हो या खुद को बचाने में उसने इसकी जान ले ली हो। इसलिए मुझे इस केस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन चाहिए सर। अब कमिश्नर कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन हैदराबाद के एक मंत्री के भाई को मारने की हिम्मत कौन करेगा, इसलिए इस केस को थोड़ा ठीक से देखना। और इस तरह से वो उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद डीसीपी फौरन धरनी के घर पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आप लोग हैदराबाद से चेन्नई क्यों आए थे। तो अब धरनी और उसकी माँ पुलिस को हैदराबाद में हुए हादसे के बारे में बताती है। तभी अचानक डीसीपी इनका फ्लैट चेक करता है और लास्ट में धरनी से पूछता है
कि 6 फरवरी की शाम को तुम कहां पर थी? तो धरनी उससे कहती है कि सर, मैं रोज की तरह अपने ऑफिस गई थी, लेकिन लेट होने की वजह से मेरी फ्रेंड लता ने मुझे घर ड्रॉप किया था। ये सुनकर डीसीपी अब उन्हें बताता है कि उस आदमी वामसी का मर्डर हो गया है जो तुम्हें स्टॉक करता था। और ये सुनकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। फिर डीसीपी जाते जाते सामने वाले प्रभाकरण के फ्लैट पर दस्तक देता है, जिसके बाद प्रभाकरण दरवाजा खोलता है और पूछता है, जी सर, आपको किससे मिलना है? तो डीसीपी उससे पूछता है कि क्या 6 फरवरी की शाम को तुम्हारे सामने वाले फ्लैट से कोई आवाज आई थी? जिस पर प्रभाकरण कहता है कि नहीं सर, मैंने कुछ नहीं सुना। क्यों, क्या हुआ? तो ये डीसीपी उससे कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अब कुछ ही घंटों के बाद प्रभाकरण धरनी को लैंडलाइन पर कॉल करता है और पूछता है कि पुलिस ने तुमसे क्या पूछा? तो धरनी कहती है कि उन्होंने बहुत डिटेल में पूछा, लेकिन जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही बताया। जिस पर प्रभाकरण कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां प्रभाकरण को फिर से लगता है कि धरनी उसके साथ बेड पर है। तभी धरनी उससे कहती है कि अब ज्यादा मत सोचो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। इस पर प्रभाकरण कहता है कि तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर सीन अगले दिन एक पार्क में आता है, जहां डीसीपी कार्तिकेयन अपने एक पुराने सीनियर और कलीग, जो कि अब रिटायर हो चुका था, उसे इस केस को लेकर बातें कर रहा होता है। कार्तिकेयन उसे इस केस की पूरी डिटेल बताता है और कहता है कि मुझे लगता है धरनी और उसकी मां ने ही ये मर्डर किया होगा, क्योंकि उनके अलावा मंत्री के भाई को मारने का कोई रीजन किसी के पास नहीं है, और वो भी चेन्नई में। क्योंकि मैंने पॉलिटिकल एंगल को भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो एंगल भी खाली निकला। इस तरह से अब ये दोनों क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां वो रिटायर्ड ऑफिसर कहता है कि कार्तिकेयन, 2 औरतों के लिए लाश घसीटना और फिर उसे जलाकर सबूत मिटाना इतना आसान नहीं है। अब हालांकि धरनी का पिता जिंदा नहीं है और उसका कोई भाई या बहन भी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इस मर्डर में उनकी मदद करने वाला या फिर खुद वामसी को मारने वाला शायद इस धरनी का कोई बॉयफ्रेंड हो। इसलिए तुम इस एंगल से इसकी जांच करो। ये सुनकर डीसीपी कार्तिकेयन कहता है कि जो भी हो, लेकिन वो आदमी बेवकूफ है, क्योंकि उसने फिंगरप्रिंट्स, फैब्रिक टैग सब कुछ वहां पर छोड़ दिया। तभी इतने में कार्तिकेयन के पास कॉल आता है कि सर, धरनी की फ्रेंड लता चेन्नई लौट आई है। दरअसल धरनी ने 6 फरवरी के बारे में लता का नाम लिया था कि उसने उसे 6 फरवरी को ड्रॉप किया था। इसलिए पुलिस इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए एक बार लता से पूछताछ करना चाहती थी, पर पुलिस को पता चला कि वो शहर से बाहर है, इसलिए ये लोग उसके आने का वेट कर रहे थे। खैर, अब खबर मिलते ही डीसीपी सीधा लता के ऑफिस पहुंचता है, जहां वो उससे पूछता है कि 6 फरवरी को तुम कहां पर थी? तो लता उससे कहती है कि सर, धरनी और मैं उस दिन लेट निकले थे, इसलिए मैंने 6:30 तक उसे ड्रॉप कर दिया था और फिर मैं अपने घर चली गई। इसके बाद कार्तिकेयन उससे धरनी के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो लता मना कर देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। लेकिन तभी साइड में बैठी धरनी की फ्रेंड भूमि डीसीपी कार्तिकेयन से कहती है कि सर, धरनी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन उसके ठीक सामने वाले फ्लैट वाला लड़का रोज उसका पीछा करता है। मैंने कई बार धरनी को भी इस बारे में बताया है, लेकिन उसने भी मेरी बात को अनसुना सा कर दिया। ये सुनकर अब डीसीपी अगले दिन से धरनी पर नजर रखने लगता है और फिर एक सुबह वो देखता है कि प्रभाकरण ठीक सेम टाइम पर धरनी के पीछे अपार्टमेंट से निकलता है और जॉगिंग पर चला जाता है। इसके बाद डीसीपी स्टेशन जाकर पहले प्रभाकरण की डिटेल्स चेक करता है। वो उस अपार्टमेंट के ओनर से उसकी डिटेल्स लेता है और फिर उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाता है। लेकिन यहाँ उसे जो पता चलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि प्रभाकरण असल में हैदराबाद का एक आईपीएस था, जिसने अली नाम के एक बड़े गैंगस्टर को पकड़ा था, जिसके बाद उसका पूरे देश में नाम हुआ था। इसके बाद डीसीपी कार्तिकेयन फौरन हैदराबाद कॉल करता है, जहां उसे ऑफिसर वेंकट बताता है कि प्रभाकरण असल में डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल था। वो मुश्किल से मुश्किल केस कुछ ही दिनों में सॉल्व कर देता था, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन उसने अपनी नौकरी से अचानक रिजाइन कर दिया, जिसका रीजन किसी को नहीं पता। अब ये जानकर कार्तिकेयन और गहरी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन प्रभाकरण से मिलता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम एक पुलिस वाले रहे हो। फिर वो चालाकी के साथ उससे कहता है कि मैं असल में उस दिन तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में पूछताछ के लिए आया था, जिसके लिए मुझे उस धरनी और उसकी माँ पर शक है। इस तरह से वो उसे पूरा केस बता देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, वो दोनों मर्डर कर सकती हैं? क्या सच में उस दिन तुमने कोई आवाज नहीं सुनी या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? तो प्रभाकरण कहता है कि पुलिसिया नौकरी से मैं बोर हो चुका था, इसलिए वहां से नौकरी छोड़कर यहाँ शांति से रह रहा हूँ और इन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने उस दिन कोई आवाज नहीं सुनी
और इस तरह से वो साफ साफ मना करके वहां से चला जाता है। इसके बाद डीसीपी कार्तिकेयन ये बात रिटायर्ड ऑफिसर से कहता है कि मुझे प्रभाकरण पर शक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसने वो क्लू कैसे और क्यों छोड़ दिया। ये चीज मुझे परेशान कर रही है। खैर, अब दूसरे दिन डीसीपी वापस से प्रभाकरण से मिलता है और उसे इनडायरेक्टली वार्निंग देता है कि मैं जल्द ही कातिल को ढूंढ लूंगा और मैं किसी पर तरस नहीं खाता, हर अपराधी को सजा दिलाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो ये सुनकर प्रभाकरण भी हाँ कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रभाकरण समझ जाता है कि ये डीसीपी धरनी और उसकी माँ को तंग करेगा जब तक कि केस सॉल्व ना हो जाए। इसीलिए अब वो कुछ सोचते हुए खुद को पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ प्रभाकरण अब डीसीपी को बताता है कि मैं और धरनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात सबसे छुपी हुई है। हम दोनों फोन पर बात करते रहते हैं, लेकिन इस बीच मैंने नोटिस किया कि धरनी हमेशा डरती रहती थी कि कहीं वामसी उसे दोबारा ना ढूंढ ले। हालांकि मैं उसका ये डर खत्म करना चाहता था और जल्दी ही मुझे वो मौका मिल गया, क्योंकि एक दिन सच में वामसी उसका पीछा करते हुए हमारी बिल्डिंग में आ गया और इत्तेफाकन उसने मुझसे ही पूछ लिया कि धरनी का फ्लैट कौन सा है, जिस पर मैंने उससे कहा कि यहाँ तो वो किसी से मिलने आई थी, लेकिन उसका घर तो दूसरी जगह पर है। और इस तरह से मैंने उसे चेन्नई के एक आउटर लोकेशन का गलत एड्रेस दे दिया और जब वो वहां गया तो मैंने उसे ही जान से मार दिया। मैंने ही वामसी का गला घोंटा और फिर उसका चेहरा कुचल दिया, जिसके बाद मैंने उसकी बॉडी जलाई ताकि सबूत ना बचे। इसके बाद प्रभाकरण आखिर में डीसीपी से कहता है कि लेकिन धरनी और उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आप उन्हें परेशान मत करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब प्रभाकरण के सरेंडर करने के बावजूद भी डीसीपी कार्तिकेयन को उस पर पूरा यकीन नहीं होता। उसे शक था कि चीजें जितनी आसान दिख रही हैं वैसी है नहीं। इसलिए वो एक बार फिर से धरनी के घर जाता है और उससे पूछता है कि प्रभाकरण ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो क्या वो सही है? तो ये सुनकर धरनी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि नहीं सर, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस दोनों एक साथ घर से निकलते हैं, इसलिए बस नॉर्मल हाय हेलो है, और वो मेरा पड़ोसी है, इसलिए अगर सामने दिख जाए तो कैजुअल स्माइल दे देती हूँ, जैसा सबको देती हूँ, इसमें क्या है। लेकिन जैसा वो कह रहा है वैसा कुछ नहीं है, हमारे बीच प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, हालांकि एक कॉल जरूर आता है, लेकिन पता नहीं कि वो उसका ही होता है या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई बोलता ही नहीं। ये सुनकर अब डीसीपी बाहर निकलता है तो बाहर खड़ा एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि सर, क्या धरनी ने कहा कि वो प्रभाकरण से प्यार नहीं करती और उसे कोई कॉल नहीं आता? तो डीसीपी हैरान होकर पूछता है, हाँ लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता, क्योंकि तुम तो अंदर आए ही नहीं। जिसके बाद वो पुलिस वाला डीसीपी को सीधा प्रभाकरण के कमरे में ले जाता है, जहाँ पूरा वॉइस सिस्टम लगा होता है, यानी प्रभाकरण अपने फ्लैट से ही धरनी के फ्लैट की सारी बातें सुन सकता था। अब ये देखकर डीसीपी कार्तिकेयन चौंक जाता है और सोचता है कि कहीं प्रभाकरण साइकोपैथ लवर तो नहीं जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि धरनी उससे प्यार नहीं करती, लेकिन ये उसके घर में पूरी रिकॉर्डिंग लगाए हुए हैं, और कहीं इसी ने तो सच में एक तरफा प्यार में वामसी को मार नहीं दिया। इस तरह अब कार्तिकेयन तुरंत थाने जाकर एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाता है ताकि प्रभाकरण का मेंटल स्टेट उसे सही तरीके से समझ आ सके। अब इसके बाद साइकाइट्रिस्ट प्रभाकरण से काउंसलिंग करता है, लेकिन प्रभाकरण उससे साफ कहता है कि मैं धरनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे वामसी की वजह से हर वक्त डरा हुआ देखा था, इसलिए उसका डर खत्म करने के लिए वामसी को मारना जरूरी था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया, बस यही सच्चाई है। अब साइकाइट्रिस्ट बाहर आकर पुलिस को बताता है कि प्रभाकरण की सोच बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो जो कह रहा है वो सच है। इसके बाद डीसीपी फिर से अपने कलीग उसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, जहां वो ऑफिसर उससे कहता है कि कार्तिकेयन केस तो क्लियर है, प्रभाकरण ने पागलपन में मर्डर किया है, अब खुद आकर सरेंडर भी कर दिया, अब तुम्हें किस बात का शक है? लेकिन डीसीपी का मन नहीं मानता, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं था कि इतना इंटेलिजेंट आदमी अगर मर्डर करता तो वो सबूत भी मिटा सकता था। फिर उसने सबूतों को मिटाया क्यों नहीं? तभी उसे याद आता है कि जब वो धरनी के घर पूछताछ के लिए गया था तो वहाँ एक लैंप थोड़ा सा टूटा हुआ था और साथ ही एक पेंटिंग पर नाखूनों के कुछ स्क्रैचेस थे। ये याद आते ही वो समझ जाता है कि उस रात जरूर धरनी के घर के अंदर हाथापाई हुई थी। इसके बाद वो अपने सीनियर को एक थ्योरी समझाता है। वो कहता है कि असल में वामसी धोखे से धरनी के घर में घुसा होगा, जिसके बाद उसकी धरनी से हाथापाई हुई होगी, जिसमें वो टेबल लैंप टूट गया और इसी हाथापाई में उस पेंटिंग पर भी नाखूनों के निशान आए होंगे। साथ ही उसी वक्त अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी माँ ने वामसी के सर पर वो लैंप दे मारा, जिसके दौरान उस लैंप की वायर वामसी के गले में फंस गई होगी। इसके बाद जब दोनों माँ बेटी ने दोनों तरफ से वायर खींची होगी
तो उसका गला घुट गया होगा और वो मारा गया होगा। लेकिन यही शोर सुनकर प्रभाकरण आया होगा, जिसने दरवाजे के नीचे से एक आदमी के पैर देखे होंगे और पुलिस वाला होने की वजह से उसने 1 सेकंड में भांप लिया होगा कि वहां चल क्या रहा था। इसके बाद अंदर बुलाकर दोनों माँ बेटियों ने उसे सच बताया होगा, जिसके बाद प्रभाकरण उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया होगा। लेकिन इसमें एक सवाल और है कि अगर वो लैंप टूटा था और वो निशान पड़े थे तो प्रभाकरण उन्हें भी वहां से हटा सकता था। फिर आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर उसने वहां पर सबूत ऐसे ही क्यों रहने दिए? तो सीनियर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन याद रखो कि बाकी बातें भी सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कहानी है। आखिर तुम इसे प्रूव कैसे करोगे? सीनियर कहता है कि जिस तरह वामसी की लाश मिली थी वो क्राइम सीन धरनी के घर से करीब 2 घंटे दूर है, यानी मर्डर 8 से 9 बजे के बीच में हुआ और 9:30 बजे तक उसकी बॉडी जलती देखी गई। तो इतने कम वक्त में आखिर वो तीनों वहां कैसे पहुंचे? अब ये सुनकर डीसीपी का दिमाग एक बार फिर से उलझ जाता है कि आखिर इस केस का पिन पॉइंट पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों, अब हम लोग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये मूवी यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो नए लोगों तक पहुँच सके। अब मूवी में आगे डीसीपी अपने पुलिस स्टेशन पहुंचकर काफी सोचता है कि आखिर उससे छूट क्या रहा है जो इस केस को कंक्लूड कर सके। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो फौरन 6 फरवरी और उससे 1 हफ्ते के सारे अखबार मंगवाता है ताकि कोई अननोटिस्ड डेथ न्यूज दिख जाए जो उसकी नजर में या मीडिया की नजर में ना आई हो और बॉडी की शिनाख्त भी ना हो पाई हो। इसके बाद वो अगले दिन सीनियर के पास जाकर कहता है कि सर, वो मर्डर प्रभाकरण ने ही किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर माँ बेटी ने नहीं किया। ये सुनकर वो ऑफिसर कंफ्यूज होता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ से बाहर है, थोड़ा सिंपल करके समझाओ। तो अब डीसीपी उसे समझाता है कि सर, वामसी का मर्डर 6 फरवरी को नहीं बल्कि असल में 4 फरवरी को हुआ था और अब तक हम जिसे बेवकूफ किलर कह रहे थे वो सबसे समझदार निकला। वो कहता है कि असल में 6 तारीख को प्रभाकरण ने अली का मर्डर किया और उसकी बॉडी को वामसी बनाकर पेश कर दिया। पहले उसने उसका चेहरा कुचला ताकि चेहरे से उसकी पहचान ना हो सके, जिसके बाद उसने उसे वामसी के कपड़े पहनाए और फिर आखिर में उसके ऊपर वामसी के बाकी सबूत छोड़ दिए, जबकि असल में वामसी को उसने 4 तारीख को मारकर और उसका भी चेहरा बिगाड़कर उसे एक बड़े नाले में फेंक दिया। लेकिन मीडिया और पुलिस हैदराबाद के मंत्री के भाई को मिली हुई बॉडी के पीछे पड़ गई, क्योंकि मीडिया के लिए वो बड़ी खबर थी और इसी चक्कर में असली वामसी की बॉडी एक छोटी से न्यूज आर्टिकल में छपकर रह गई, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पुलिस उसकी शिनाख्त भी नहीं कर पाई। हालांकि प्रभाकरण को डर था कि मंत्री के भाई के मर्डर में धरनी और उसकी मां फंस जाएंगी, इसलिए उसने खुद सरेंडर कर दिया ताकि पूरा केस अपने सिर ले सके और माँ बेटी पर कोई उंगली ना उठाए। इस तरह से अब डीसीपी और उसका सीनियर प्रभाकरण की काबिलियत को देखकर दंग रह जाते हैं। पर अभी भी कुछ सवाल बाकी रहते हैं जिनके जवाब डीसीपी को ढूंढना जरूरी थे। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उसने अली को क्यों मारा, क्योंकि वो एक बार जेल से भागा जरूर था, लेकिन बाद में उसे सबूत न मिलने पर जेल से रिहा कर दिया था, उसी केस में जिस केस में प्रभाकरण ने उसे हैदराबाद में पकड़ा था। दरअसल सवाल ये था कि उसने धरनी की मदद क्यों की और इन दोनों बॉडीज को चेंज क्यों किया। क्या धरनी की मदद ही अकेला मकसद था या इसके अलावा कुछ और इस तरह से उसे इन सवालों के जवाब ढूंढने थे। खैर, अब अगले सीन में प्रभाकरण को जेल ले जाया जाता है, जहां वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचता है कि सरेंडर करने से पहले वो धरनी से मिला था और उसे सारी सच्चाई बताई थी। जहां धरनी ने पूछा था कि आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, तो प्रभाकरण ने बस इतना कहा था कि जब तुम पहली बार इस अपार्टमेंट में आई थी तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मेरे बहुत करीबी इंसान जैसा है। और ऐसा कहकर वो चुपचाप सरेंडर करने आ जाता है, उसे बिना बताए। इसके बाद आखिर में डीसीपी को अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि प्रभाकरण को असल में आराधना नाम की लड़की से प्यार हुआ था, जिसका चेहरा बिल्कुल धरनी के जैसा था। और असल में आराधना वही लड़की थी जिसका मर्डर फिल्म के पहले सीन में दिखाया गया था। और जब मूवी के बीच में प्रभाकरण इमेजिनेशन करता था तो उसमें आराधना हुआ करती थी, ना कि धरनी। पास्ट में प्रभाकरण और आराधना ने शादी की थी और उनकी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब प्रभाकरण ने गैंगस्टर अली को पकड़वाया तो अली बदला लेने के लिए जेल से भागा और सीधा उसके घर पहुंचा, जहां उसने अकेली मिली आराधना को बेरहमी से मार डाला। प्रभाकरण के लौटने तक वो मर चुकी थी, जबकि अली को वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। फिर इसी दुख में उसने अपनी पुलिस की जॉब छोड़ दी और उसे हमेशा गिल्ट रहा कि वो आराधना को बचा नहीं पाया। लेकिन जब उसने पहली बार धरनी को देखा तो उसे लगा कि उसकी आराधना लौट आई है और फिर तभी उसने तय कर लिया कि इस बार वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोएगा। इसीलिए जब उसे वामसी के बारे में पता चला
तो उसने पहले अली को किसी बहाने से इनडायरेक्टली चेन्नई बुलाया, लेकिन उससे पहले उसने वामसी को मारा और फिर अली को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला भी ले लिया। जिसके बाद वो धरनी को इस केस से बचाकर अपने पुराने गिल्ट से मुक्त हो पाया, क्योंकि अगर वो वामसी को मारता तो भी उसने सोचा था कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। इसलिए उसने वामसी और अली दोनों को अपना शिकार बनाया ताकि वो एक साथ अनुराधा का बदला भी ले सके और प्रेजेंट में धरनी को भी उस शैतान से बचा सके। तो अब इस तरह से सब जानने के बाद डीसीपी कार्तिकेयन जेल में खड़े होकर प्रभाकरण को सैल्यूट करता है, एक ऐसे इंसान को जिसने कानून तोड़ा लेकिन किसी और की जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।